चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम चैप्टर अपना 2 जो है वो रिवाइज करेंगे। तो मुसलमानों नींद से जाग जाओ ज़रा और थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ। आज हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि चैप्टर 2 एक्चुअली हमें कहता क्या है। तो आप मुझे साथ-साथ बताते जाएँगे, मैं जस्ट हेडिंग्स लिखता जाऊँगा और उसके बाद हम आगे जो है मूव करते जाएँगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। हमारा था चैप्टर 2। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि हम इसमें पढ़ा किसको रहे थे? क्या हम ओनर्स को पढ़ा रहे थे? क्या हम एम्प्लॉइज़ को पढ़ा रहे थे? मैनेजमेंट को। शाबाश, मैनेजमेंट को हम इसमें पढ़ा रहे थे। मैनेजमेंट। नाम क्या है चैप्टर का? जरा बताएं मुझे। बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, शाबाश। हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट की। नॉर्मल इन्वायरमेंट हमने वैसे पढ़ा, बताया, आपको समझाया ताकि आप रिलेट कर पाए उसको बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम चीज है। लेकिन क्योंकि हमारा बिजनेस जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, तो ऑफ कोर्स हमने इसमें बिजनेस के रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ना है। मुझे ये बताएं, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या थी? इन्वायरमेंट से क्या मुराद था? Sir, any outside the organization that affect the organization, sir. शाबाश। मुझे बताएं तमाम वो फैक्टर जो एक एंटिटी के आउटसाइड होते हैं उनको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 एनालिसिस पढ़े थे। कौन कौन से 2 एनालिसिस थे? पेस्टल एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस। एंड स्वॉट एनालिसिस। आपकी तबीयत तो ठीक है बेटा? सो के उठी हूँ सर। मैं अब क्या कहूँ, बस रहने दे, आप लड़की हैं। चले, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस के बाद अच्छा, हमने यहाँ पे एक छोटी सी इसकी मजीद ब्रांच पढ़ी थी। एनालिसिस के साथ स्कैन पढ़ा था, इन्वायरमेंटल स्कैन का कंसेप्ट याद है? पहले मुझे ये बताएं कि भाई हमें पेस्टल एनालिसिस क्या बताता है? ये सर सारे आउटसाइड जो फैक्टर्स होते हैं उनको सर बताता है सर। एग्जैक्टली, हमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट मिलके बनाते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैन क्या कहता था? ये 3 वर्ड ज़हन में, ये 3 वर्ड ज़हन में रखिएगा। ये इन्वायरमेंटल स्कैन को डिफाइन करते हैं। वजह क्या है? इन्वायरमेंटल स्कैन की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है बुक के अंदर, बल्कि उसके स्टेप्स मौजूद हैं। तो लिहाजा हमें उसकी डेफिनेशन को ज़हन में रखने के लिए ये 3 वर्ड ज़हन में रखने पड़ेंगे। पेस्टल एनालिसिस हमें बताता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, या अफेक्ट नहीं बल्कि हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं मिलके। इन्वायरमेंटल स्कैन क्या बनाता है? अब जरा इस चीज से कोई आइडिया हुआ आपको? यस सर। जी बताएं जरा। पेस्टल एनालिसिस का सर वो स्कैन स्कैन, जी जी बिल्कुल, स्कैन का, स्कैन्स का नहीं। यस सर। सर फैक्टर्स बताने हैं इसके, वो स्टेप्स जो हैं। नहीं बेटा, स्टेप्स नहीं बताने, ये यूज क्यों स्कैनिंग, करते हैं? मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, असेसमेंट। सर वो वाले सर फैक्टर्स ये थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए सर। नहीं, आप जरा साइलेंट रहे। अरबी आप बताएं, आप ठीक बता रहे थे। सर वो वाले फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैन हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर कब और कैसे हमें अफेक्ट कर सकते हैं। विच, कौन से फैक्टर इनमें से? मैंने आपको बताया कि आपके सैकड़ों रिश्तेदार होते हैं, लेकिन सारे आपके लिए इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, उसमें से 2-4 है। सेम इस तरह एक इन्वायरमेंट में तो काफी सारे फैक्टर मौजूद है, मतलब 6 फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन हर बिजनेस को ये तमाम फैक्टर इक्वली अफेक्ट नहीं कर रहे होते।
तो लिहाजा मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि इन 6 में से कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, व्हेन, कब हमें अफेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल स्कैन का एक कंसेप्ट था। इसके स्टेप्स बताए जाए जरा। स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, हम्म फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट, ये इसके 4 स्टेप्स थे। इसके जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन फैक्टर्स में से कौन कौन सा हमें किस वक्त और कैसे अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, पेस्टल वाले फैक्टर्स मुझे बताए जाएं जरा। अदनान, अब आप बताएंगे बेटा। Yes, sir. जी। Political, हम्म economic, ठीक है, social, sir. ठीक है, Technological factors, ठीक है। ecological, हम्म legal. ठीक हो गया, शाबाश। इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर। अब अगर हम बात करें कि इन फैक्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, या इंपॉर्टेंट से ज्यादा हम यूं कहें कि एग्जामिनर के फेवरेट जो क्या कहते हैं इनके अंदर टॉपिक है, या जिसके अंदर मटेरियल है जिसमें से वो टेस्ट कर सकता है या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक पॉलिटिकल में से बन सकता है बड़ा क्वेश्चन, टेक्नोलॉजिकल में से बन सकता है, और लीगल फैक्टर। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनमें से एक बड़ा क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में उसका ज्यादा फेवरेट जो होगा वो रहेगा इकोलॉजिकल के अंदर, खासतौर पे जो कार्बन फुटप्रिंट वाली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिकल में जो क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच है वो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा। अब ये 3 फैक्टर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है जिनमें से अगर वो क्वेश्चन उठाना चाहे 5-6 नंबर का तो वो बना सकता है। बाकी मेरे ख्याल में किसी फैक्टर के अंदर इतना मटेरियल मौजूद नहीं है कि वो इसको ऐसे कर सके जैसे क्या कहते हैं कि बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। छोटा नंबर, 2 नंबर का, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन वो इनमें से पूछ सकता है। ओके, मुझे बताया जाए अब हम जरा सारा थोड़ा पेस्टल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। पहले नंबर पे आता है पॉलिटिकल फैक्टर। इस पे एस्पेक्ट बताए जाए मुझे जरा, कितने थे? 3, 4, 5, 6 एस्पेक्ट थे इसके, मुझे याद है। कोई 2-4 बताए जाए। Nationalization of industry, ठीक है, industry, नेशनलाइजेशन, transport, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, mm, environmental policy थी शायद, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी भी हो गई, taxation टैक्सेशन भी हो गई, शाबाश। और education। हाँ, टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन, इनके ऊपर पॉलिसीज मेरे ख्याल में ये 7-6 से ज्यादा थे। उसके बाद इसमें टेक्निकल एजुकेशन वगैरह भी आता है। तो ये क्या थे? पॉलिटिकल फैक्टर थे। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मतलब आपको ये याद नहीं करना कि भाई नेशनलाइजेशन वर्सेस प्राइवेटाइजेशन होती क्या है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताया नहीं। आपने सिंपल मैनेजमेंट को ये बता रहे हैं, हमने यहाँ पे नेशनलाइजेशन में मैनेजमेंट को बताया कि भाई ख्याल रखना, बाज मुल्कों में ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट ओन कर लेती है, बाज में ये होता है वो प्राइवेटाइज रखती है। आप अपने बिजनेस को देख के जरा ये आपके फैक्टर जहन में रहना चाहिए। इस तरह ट्रांसपोर्ट वगैरह को देख लेना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है भी सही कि नहीं, ट्रांसपोर्ट मौजूद भी है, रोड मौजूद भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद भी है कि नहीं है। मतलब ये कि आप चिप्स की फैक्ट्री बना लें और आलू लेने के लिए आपको क्या कहते हैं ब्राजील से इंपोर्ट करने पड़े और रास्ते में ट्रांसपोर्ट ही ना हो। इसी तरह इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है और उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं या कितना आपको कॉस्ट इनकर होनी है फॉलो करने में। इसी तरह टैक्सेशन एंड सब्सिडीज की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है जिस सेक्टर पे आप काम कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम मैनेजमेंट को सिर्फ बता रहे हैं, पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है, ये हम नहीं पढ़ा रहे। अगर हम उनको टैक्सेशन के बारे में पढ़ाने बैठ जाए तो पूरा हमें कैप 6 उनको पढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें सी का उसको पढ़ाना पड़ना है। तो ये सारी चीजें उसको पढ़ानी पड़ी। हमने सिर्फ उसको बताया है, एक आइडिया दिया कि बेटा टैक्सेशन जो होती है वो भी आपको अफेक्ट करती है। और इस तरह एजुकेशन के स्टैंडर्ड वगैरह भी आप देखें, क्योंकि आपने इंप्लॉइज हायर करने हैं। तो जितने एजुकेटेड इंप्लॉइज आसानी से अवेलेबल होंगे, आपको उतनी कम कॉस्ट पड़ेगी, आप उतनी अच्छी चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे।
ये हो गए हमारे पॉलिटिकल फैक्टर के एस्पेक्ट। अगला आता था हमारा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अंदर सिर्फ हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर एक चीज उन्होंने बताई थी जिसको मजीद हमने बार बार एक्सप्लेन किया था। आती है जहन में कोई? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। सोए रहो बेटा, हम्म, याद आया कुछ? इकोनॉमिक Yes, पॉलिसी, याद थी सर, मतलब मैंने कहा सर शायद कोई और ना हो। बेटा मैं भी यही कह रहा बोलो, था सर, इकोनॉमिक मेरी पॉलिसी। बात सुनो बेटा, आपको यहां जानता ही कौन है? किससे क्या फर्क पड़ जाना है कि आप गलत बता रहे हो, आप ठीक बता रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप जबलियां बढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बोलोगी याद रह जाएगी वो बात। आपको कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, सिर्फ एक आपका नाम और एक आपकी आवाज यहाँ पे आइडेंटिटी है। पढ़ जाओगे, समझ जाओगे, पास हो जाएगा तो आपका फायदा है, नहीं तो किसी का हम में से नुकसान नहीं होने वाला। तो बोले, जो भी आता है गलत सही बोले, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा होता है कि थोड़ा सा एक शुगर लग जाता है और वो चीज हमें बेहतर तरीके से समझाने में मदद मिलती है। यूं तो हमने एक रट्टू तोते की तरह लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। आप में से जब कोई गलत आंसर देता है, दो चार बातें बंदा आउट ऑफ द वे जब जाके करता है गपशप, तो वो और हिसाब से उसको चीज आपको समझ आती है और वो कभी नहीं बोलती। जिस तरह मैं फूफियां चाचियां घुसेड़ देता हूँ इधर बीच में, तो ये इसी वजह से होता है कि भाई थोड़ा सा लाइट मूड में आप चीजों को इस तरह रिलेट करके रखें। ओके, इकोनॉमिक पॉलिसी हमने सिर्फ पढ़ी थी, इसके 4 ऑब्जेक्टिव थे। 4 थे, 3 थे? हाँ जी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक पॉलिसी के? सर एम्प्लॉयमेंट हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, शाबाश, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, स्टेबल बैलेंस सर ऑफ बैलेंस पेमेंट। ऑफ, ठीक सर है। तो और इसका लास्ट, स्टेबल प्राइसेस। स्टेबल प्राइसेस। प्राइसेस। yes, ये 4 इसके एम थे। इकोनॉमिक पॉलिसी की फर्दर 2 टाइप थी, कौन सी? इकोनॉमिक पॉलिसी 2 तरह की थी। माइक्रो माइक्रो, ना बेटा, वो इकोनॉमिक की 2 ब्रांचेस है। ये हम मैक्रो यस पढ़ सर, रहे हैं सारा, ये हम मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर में, ये मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर है, माइक्रो को भी हमने नहीं छेड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी 2 पॉलिसीज थी, कौन सी थी इसकी सब टाइप? सर वो फिस्कल और मॉनेटरी। शाबाश, जी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी। ये 2 पॉलिसीज होती हैं जिनसे गवर्नमेंट ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करती है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाता है। उनकी 2 सब टाइप है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से क्या मुराद है, ये कौन सी पॉलिसी होती है? फाइनेंशियल मैटर्स जिसमें हम एग्जैक्टली, जो डिस्कस कर। फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, जिसमें टैक्सेशन, सब्सिडीज वगैरह वगैरह वगैरह। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है? मॉनेटरी इसमें सर मेजर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। यस। शाबाश, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह इसके अंदर गवर्नमेंट उनको एडजस्ट करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन सी थी, जरा बताते जाएं कुछ। ट्रांजिशनल, शाबाश। फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। ठीक है। साइक्लिकल। साइक्लिकल, साइकिल साइक्लिकल, और इसी तरह इनमें से फुफा वाली कौन सी थी? सीजनल। सीजनल थी, शाबाश। ओके, तो ये हमने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमने
इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करना था। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के हमें स्टेप्स बताए जाए, टेक्निक्स बताए जाए। एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है, शाबाश। एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच, आउटपुट आउटपुट अप्रोच, अप्रोच। शाबाश। ये यहीं तक थी पढ़ने की हद तक, ये यहीं पढ़ने की हद तक थी। एक्सपेंडिचर अप्रोच का फॉर्मूला बताया जाए। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कॉमर्स स्पेंडिंग प्लस बीओपी। शाबाश, ये हमारी एक्सपेंडिचर अप्रोच थी। ठीक हो गया। बाकी हमारे दो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल प्राइसेस में हमने पढ़ा था कैपिटल मूवमेंट। दो कंट्रीज के दरमियान कितने तरीकों से कैपिटल मूव हो सकता है? हम्म इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जी मैंने आपको बड़ी एग्जांपल दी थी इसमें ऊपर कि भाई ये जो हमें कर्जे वगैरह दिए जाते हैं या हमें उधार दिया जाता है, जिस तरह हमें सऊदी अरब ने हमें बहुत सारा उधार दिया, अभी बीच में कोई बिलियंस डॉलर थे हमारे बैंक में रखवा दिए। वो क्यों देते हैं, उनके पीछे उनके अपने क्या पर्पस होते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया था कि इस टाइम पाकिस्तान की क्या कंडीशन और क्या चल रहा है। स्टेबल प्राइसेस में इन्फ्लेशन से क्या मुराद था? Sir, continuous increase in prices शाबाश। of इंक्रीज इन products. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन कहलाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है उसका इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर? एक साइकिल था पूरा। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है सर। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि हमारे यहाँ एक कंज्यूमर है, वो आज रोटी खरीद रहा है 8 रुपए की, हफ्ते बाद रोटी हो गई है 20 रुपए की। ठीक हो गया। इसका बताएं कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? अगर हमारी रोटी 20 रुपए की हो गई है 8 से, कंज्यूमर जो है वो पहले 8 की खरीद रहा था, 20 की खरीदनी पड़ रही है, अब क्या होगा? कंज्यूमर फिर वेजेस भी हाई डिमांड करेगा। शाबाश। उसके बाद क्या होगा? फिर जहाँ पे काम कर रहा है फॉर एग्जांपल कंपनी या जो भी है, हम्म वो फिर प्राइजेस वेजेस इंक्रीज करेंगे तो फिर प्राइजेस भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी ऑफ दोबारा कोर्स से। उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो अपनी प्राइस इंक्रीज जी करेंगे, या प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो इस फिर तरह। इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगी। जी ऐसा है ना? तो ये जी हमारा Yes, इंपैक्ट sir. ऑफ इन्फ्लेशन था। अगर आ जाए कि आपने इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बताना है तो आप सिंपल बताएंगे सर कि जहां पे इन्फ्लेशन होती है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही होती, आवाम की कंजम्पशन भी बढ़ रही होती है। हालांकि हमने देखा कि अगर यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये रियल ग्रोथ नहीं कहलाएगी। मतलब अगर कंजम्पशन 3% बढ़ी है और इन्फ्लेशन 5% बढ़ गई है तो बल्कि आपकी 2% ग्रोथ कम हुई है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी 2% कम हो गई है। ये हमारा एक इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन था। मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट वगैरह का कंसेप्ट क्लियर है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर? Yes, sir. बिल्कुल। और वो उसको एक बार देख लेना स्टेप्स को, ज्यादा उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे थे भैया जी इकोनॉमिक फैक्टर। अगला देखते हैं कौन सा फैक्टर था? सोशल। सोशल फैक्टर के अंदर, जिसके अंदर आता था डेमोग्राफिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर वगैरह वगैरह। सिंपल उसके अंदर दो तीन चीजें उसने बताई थी। एक एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर उसने बात की थी, ऐसा हमने भी थोड़ी सी बात कर ली थी, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। और दूसरा उसने डेफिनेशंस दी थी तीन, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देख लेते हैं कौन सी डेफिनेशंस थी वो। आ जाएं, शाबाश।
किधर गए भाई, इकोनॉमी कहीं है। ये रहा, 3 फैक्टर थे, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और डेमोग्राफिक फैक्टर। इन फैक्टर्स की डेफिनेशन देखनी थी और उसने थोड़ी सी बहस की थी एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर, बस। इसके अलावा इस पूरे फैक्टर के अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती है डेमोग्राफिक चेंजिंग के ऊपर, तो ये क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे ख्याल में हमने कर भी लिया है। आगे चलते हैं, अगला फैक्टर देखते हैं कौन सा है। टेक्नोलॉजिकल टेक्नो फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में उसने कुछ हमें एस्पेक्ट बताए थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, याद है कुछ? चार डेफिनेशन थी Yes, sir. और इसके एस्पेक्ट कौन से थे? एक वर्चुअल कंपनी की डेफिनेशन थी, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब अगर हम दो बात करें तो इसमें दो बताया गया है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की दो चीजें बताई गई हैं उसमें। एक बताया गया है इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, एक बताए गए हैं एस्पेक्ट। अफेक्ट चार बताए गए थे, कौन कौन से चार अफेक्ट थे? डाउनसाइजिंग, शाबाश, डाउनसाइजिंग, डीलेयरिंग, डीलेयरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, आउटसोर्सिंग। रिस्ट्रक्चरिंग और आउटसोर्सिंग। इसके एस्पेक्ट बताए गए थे वर्चुअल कंपनी, बिग डाटा एंड सोशल मीडिया। क्लियर है? इसके अंदर Sir, कोई चीज जो आपको? artificial आर्टिफिशियल intelligence, sir. इंटेलिजेंस, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चौथा, शाबाश। तो चार इसके अफेक्ट थे, चार इसके एस्पेक्ट थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चारों चीजें हैं ये कब अफेक्ट होंगी? जब इनमें से इंप्रूवमेंट आएगी, इन चारों में इंप्रूवमेंट आती है, कहीं ना कहीं पे इन चारों के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो ये रिजल्ट है, ये एस्पेक्ट है, इनका रिजल्ट जो है वो ये चीज है, ये टेक्नोलॉजी फैक्टर बताता है हमें। तो ये चार डेफिनेशन इसकी, दैट्स इट। आउटसोर्सिंग की रीजन वगैरह ये अच्छा है। वर्चुअल कंपनी की जस्ट डेफिनेशन, बिग डाटा जस्ट डेफिनेशन क्या था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग की हद तक, डेफिनेशन भी नहीं। इस तरह सोशल मीडिया भी अंडरस्टैंडिंग की हद तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अंडरस्टैंडिंग की हद तक। तो ये चार डेफिनेशन और एक वर्चुअल कंपनी का कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में, बाकी कोई इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला फैक्टर देखते हैं कौन सा है भैया जी? इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल फैक्टर, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट थे? आ जाए, यूज ऑफ रिसोर्सेज, कार्बन फुटप्रिंट और पोल्यूशन, तीन चीजें इसके अंदर सारी बताई गई थी और एक चीज बताई गई थी। तो इसके एस्पेक्ट बताए गए तीन, कौन से? यूज ऑफ रिसोर्सेज, पोल्यूशन एंड कार्बन फुटप्रिंट। इनके अंदर कार्बन फुटप्रिंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के हद तक। यूज ऑफ रिसोर्सेज बस अंडरस्टैंडिंग के हद तक होना चाहिए, पॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग के हद तक होना चाहिए। उसके बाद जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो थी सस्टेनेबल बिजनेस, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। हमने कहा कि जो गुड इन्वायरमेंटल पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपने तमाम बिजनेस डिसीजन में इनकॉर्पोरेट करती है एक कंपनी, उसको कहा जाता है ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है या एक ग्रीन बिजनेस है। ठीक हो गया, याद है?
बोले तो सही बेटा। यस सर। Yes, sir. ओके, अब आ गया हमारा लीगल फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, पहले तो मुझे इसके एस्पेक्ट बताएं। एक तो था एम्प्लॉयमेंट लॉस, दूसरा हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस सर। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, डेटा तीसरा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर लॉस, साइबर लॉस, कंपटीशन लॉ कंपटीशन लॉ, और सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सर। अब वो कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता प्रोटेक्शन। है, यस वो सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज में आते हैं। लीगल फैक्टर बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा डाटा मौजूद है। वो एम्प्लॉयमेंट लॉज के एस्पेक्ट पूछ सकता है, इसके एस्पेक्ट बताए गए थे, कोई दो चार बताया जाए मुझे जरा। Redundancy, minimum wage, शाबाश, unfair dismissal, शाबाश। रिडंडेंसी, मिनिमम वेज रेट, gender equality. वर्किंग कंडीशंस, अनफेयर discrimination. अनफेयर डिसमिसल, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह। तो ये Yes. इसके एस्पेक्ट थे। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के अंदर उसने बताया था कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ऐसा है। बाकी इसके अंदर कोई चीज थी, देख लेते हैं हम। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के अंदर बेटा उसने सिंपल जो था सेफ वर्क प्लेस की डेफिनेशन दी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ पढ़ने के हद तक के गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बात खत्म। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो थे प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको डेटा प्रोटेक्शन के अंदर डेटा प्रोटेक्शन लॉज का पर्पस क्या था ये बताएं। सर किसी की पर्सनल जो मतलब डेटा होगा उसको सर महफूज बनाना सर। एग्जैक्टली किसी शख्स का भी पर्सनल डाटा सिक्योर रखने के लिए डाटा प्रोटेक्शन लॉज जो होते हैं वो बनाए गए थे। मुझे बताएं कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ के प्रिंसिपल क्या थे, मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल थे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उनको कंप्लाई कर ले एक तो अजीब से प्रोनाउंसिएशन निकलती है, तो कहा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन है। वो प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ कहलाते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रिंसिपल थे, कोई दो चार याद हैं? Data accurate होना चाहिए. शाबाश, Data safe होना चाहिए. सेफ होना चाहिए, Data free from error होना चाहिए. शाबाश, एक्यूरेट, सेफ, सिक्योर, फ्री फ्रॉम एरर, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऐसे Yes. इसके अलावा Yes. क्या कहते हैं, जितना रिक्वायर है लॉन्गर देन रिक्वायर उसको होल्ड ना किया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ऐसा ही है। Yes. तो Yes, ये sir. प्रिंसिपल जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर लेती है हम कहते हैं ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। साइबर लॉ का जस्ट एक कंसेप्ट था, वो था पर्पस। पर्पस क्या होता है साइबर लॉज का? इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया क्राइम्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना. बेटा इंटरनेट से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शन जो हमारी होती हैं उनको सिक्योर और सेफ रखने के लिए Yes, sir. जो लॉज बनाए जाते हैं उनको साइबर लॉज कहा जाता है। चाहे वो फिर हमारा सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे बैंकिंग चैनल्स हो ऑनलाइन, चाहे वो कुछ भी हो, इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज होगी वो साइबर लॉज के अंडर आएगी। इसकी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्या था एस्पेक्ट? कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर दो डेफिनेशन थी, एक मोनोपोली की, एंटी कोलिजन और प्राइस कंट्रोल कमिटीज। बस मोनोपोली की डेफिनेशन याद है, जरा बताएं बेटा। single supplier शाबाश, has कोई एक मार्केट। control 100% over market. ठीक है, प्रैक्टिकली कितना होता है? 75. 75। ना बेटा,
मेहरबानी करो। 30%। 30%, शाबाश, 30%। कुलयन से क्या मुराद होता है? मर्ज हो जाना, शाबाश, मर्जर कर लेना, दो अंदर क्या कहते हैं, चुपके से कोई आपस में एग्रीमेंट कर लेना ताकि हम प्राइसेस जो है वो हाई चार्ज कर सकें। प्राइस कंट्रोल कमेटीज क्यों बनाई जाती हैं? प्राइस, ताकि कोई टू अपनी कंट्रोल द मर्जी प्राइस, से दैट्स इट। प्राइस। गवर्नमेंट जो है वो जी। कमिटीज बनाती है जो कि प्राइस को रेगुलेट करती हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट कोलायन एंड मोनोपोली। ओके, अगला था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर दो थे, एक सेल ऑफ गुड और एक कंट्रैक्ट एक्ट। कंट्रैक्ट एक्ट से क्या मुराद है? कंट्रैक्ट से क्या मुराद है बेटा? कंट्रैक्ट से सर एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट से मुराद ही होता है दो यस। पार्टीज है, वहां पे सिंगल पार्टी दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो सेल ऑफ गुड एक्ट था, इसके अंदर दो छोटी छोटी दो तीन चीजें थी कि भैया जी क्या कंसिडरेशन क्या होती है, फ्री कंसेंट क्या होती है, एसेंशियल थे कंट्रैक्ट के बताए हुए थे कंट्रैक्ट एक्ट में, और सेल ऑफ गुड एक्ट में दो चार अजम्पशन बताई हुई थी, दैट्स इट। ये हमारा पूरा एक पेस्टल एनालिसिस था। इसमें से क्या हमें 60-70% याद नहीं है? यस सर। सर याद जब है? आप रिवाइज करते हैं तब होता है। ये ऐसे ही होता है बेटा, मैंने पहले कहा है कि लॉ में भी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें याद नहीं हो रहा। मैंने कहा कि बेटा ये चीजें 3 या 2 चैप्टर तक तो भूल जाएं कि आपको याद आनी है, ये जहन में बैठनी है। वजह क्या है कि टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, वर्डिंग डिफरेंट है, कंसेप्ट डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। तो कैसे हो सकता है कि आपको पहले ही दिन से चीजें समझ आना शुरू हो जाएं, पहले ही दिन से आप चीजों को पिक करना शुरू कर दें? पहले आप इस इन्वायरमेंट में तो आए, माहौल में तो आए, रात को ख्वाबों में आपकी बीएमबीएस तो आना शुरू हो पहले, फिर ही जाके आपको समझ आएगी कि ये चल क्या रहा है आगे। तो ये ऐसा ही होता है, एग्जाम तक ऐसा रहता है बंदा कि ब्लैंक रहता है, लेकिन जब हम वहां पे क्वेश्चन देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं, फिर हमारे जहन में आता जाता है, खुद ब खुद आता रहता है। और ये होता किससे है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है और अच्छी ग्रिप से होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो ये हमारा पेस्टल एनालिसिस एक चार्ट बना, जो हमने इतना सारा पढ़ा, पढ़ते 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 हमने कोई 10-12 लेक्चर इसके ऊपर लगा दिए। उसके अंदर सिर्फ यही चीजें थी, कभी हम बोर हो जाते थे, कभी हम खुश हो जाते थे, पढ़ते थे। तो ये हमारा पेस्टल एनालिसिस। बेटा क्लियर है सारा आपको? यस सर। ओके। सर कंपटीशन के सर पास पेपर कर दें सर। कंपटीशन, कंपटीशन जो है ना सर, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स जो हैं अच्छा उनके अच्छा सर अच्छा, पास पेपर करवा दें सर किसी तरह। ठीक वो है, पहले काफी टेस्ट तो दें सर। बेटा, टेस्ट तो दें, यस। फिर उसके बाद हम वो भी डिस्कस करते हैं, सारा कुछ ही करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारी इस चैप्टर की एग्जांपल्स रहती हैं, वो हमने करनी है सारी, जो बुक के अंदर दी है केस स्टडी। क्योंकि जो रिसेंट का पेपर हुआ है उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पिछले पेपर से। उसका सारा पैटर्न जो चला गया है वो एग्जाम्पल बेस्ड पे चला गया, जिस तरह बुक के अंदर एग्जाम्पल है ना, वैसे उसने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म के अंदर जो आते होते हैं। तो हमें उनको अंडरस्टैंड करने के लिए साथ में एग्जाम्पल सारी करनी पड़नी है, और बुक में से मजीद भी कुछ चीजें देखनी है हमें। ठीक हो गया? चले अब हम जरा आगे मूव करते हैं, इसको करते हैं क्लियर। ओके, दूसरा एनालिसिस कौन सा था? स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस, शाबाश। स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली कहता क्या है, इसका पर्पस क्या है? कॉम्पिटिटिव। हमने देखें बेटा, पेस्टल एनालिसिस पढ़ा, सिर्फ वो फैक्टर पढ़े जो एक्सटर्नल थे, और वो फैक्टर देखे। स्वॉट एनालिसिस ने बात की एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स यस। की, और इसने फैक्टर्स नहीं बताए, इसने उनकी कैटेगरीज बना दी कि भाई तमाम आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो आपको दो तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव वे में या तो नेगेटिव वे में। इसी तरह आपके इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, उनकी भी दो कैटेगरीज बना दी उसने, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव। स्वॉट एनालिसिस यूज किस लिए होता है?
कॉम्पिटिटिव पोजीशन फाइंड करने के लिए। कंपेटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, कंपेटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस यूज करते हैं। स्वॉट एनालिसिस